हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो उसी को देखते हुए हम लॉन्च कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़। जी हाँ, हम साइंस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इन अ वैक्यूम। कि जब वैक्यूम के अंदर या निर्वात के अंदर जब कोई वस्तु गिरेगी, स्वतंत्र रूप से गिरेगी, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा तब। आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसकी गति समान होगी। ऑप्शन बी है हैव द सेम वेलोसिटी, कि उसका वेग समान होगा। ऑप्शन सी है हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका समान त्वरण होगा। या ऑप्शन डी उसका समान बल होगा, बल समान होगा। देखिए, जब भी कोई वस्तु निर्वात के अंदर गिरेगी, फ्री फॉल में गिरेगी, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। आपको शब्दों पे थोड़ा सा गौर करना है। यहां पर कहा गया है कि वैक्यूम में, जब वैक्यूम में होगी तो आपको ध्यान में रखना है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कब होती है, त्वरण कब होता है, जब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी क्या होती है, कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म रहेगा जब तक वो नीचे गिरेगी। ठीक है, अगर यही बात करें कि जब वैक्यूम में ना हो, अगर यहां से शब्द वैक्यूम हट जाए, तब क्या होगा। मान लीजिए ये वैक्यूम शब्द जो यहां से हट गया, और अब आपसे पूछा गया है कि जब स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिरेगी उसका क्या होगा। उसका देखिए, जो एक्सेलरेशन है वो समान नहीं होगा। जैसे जैसे कोई भी वस्तु नीचे की तरफ आएगी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गर्ल इज स्विंगिंग इन ए पोजिशन सिटिंग ऑन स्विंग। कि एक लड़की है झूले पर बैठ के झूल रही है। व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप, जब लड़की खड़ी हो जाए, अगर झूले पर लड़की खड़ी हो जाए, तो पीरियोडिक टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा। जो ओसिलेशन हो रहा है, जो आवर्त काल है, जो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके ऑप्शंस हैं, विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा। आवर्तकाल, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो टाइम वो कम हो जाएगा, या टाइम ज्यादा हो जाएगा, या विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ गर्ल, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या विल रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि ये एक झूला है, ठीक है, और यहां तक ऐसे ये झूला है। ठीक है, और यहां पर एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की यहां पर बैठी हुई है। ठीक है, तो दूसरे केस में हम मान लेते हैं ये एक झूला है, सेम ऐसे ही यहां पर ये लड़की खड़ी है। यहां पर ये लड़की खड़ी है। ठीक है, यहां पर भी इसके हाथ लगा देते हैं। ठीक है, तो जो आपका
पीरियोडिक टाइम होता है, जो पीरियोडिक टाइम होता है वो आपका इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। मैं आपको समझा देता हूं यहां पे। देखिए, जो झूला एक एक्सिस के थ्रू यहां जा रहा होगा, फिर यहां जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे वो झूल रही होगी, मतलब एक बार इस साइड जा रहा होगा और एक बार इस साइड जा रहा होगा, ठीक है। तो जो इनके बीच का जो टाइम है, जो ये टाइम है, जो टाइम यहां से पहले यहां जा रहा है फिर यहां जा रहा है, इस टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट हमें बताता है ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला हमें बताता है 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। ये एल क्या है, ये एल लेंथ है, ये एल ये लेंथ है, ये एल ये लेंथ है। अब देखिए यहां पर ये लेंथ छोटी क्यों हो गई, ये जो एल है, ये जो एल डैश है, यहां पर एल डैश छोटी क्यों हो गई, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस लड़की की बॉडी का, वो यहां पर है। और इस इमेज में सेकंड केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर है, ठीक है। मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ये लेंथ है, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एल की वैल्यू, जो टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या निर्भर कर रहा है किस पे, रूट एल की वैल्यू पे, रूट एल की वैल्यू पे, क्योंकि पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.14, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है 9.8। यहां पर जो बदल क्या रहा है, यहां पर सिर्फ रूट एल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो टाइम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो रूट एल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे जो लेंथ है वो घटेगी, जैसे जैसे लेंथ घटेगी तो हमारा जो टाइम है वो भी क्या है, वो भी घटेगा। जो हमारा टाइम है वो भी, जैसे जैसे लेंथ घटेगी, जो हमारा टाइम है वो भी क्या है, घट जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो समय है, जो आवर्तकाल है, पीरियोडिक टाइम है, वो क्या है, वो घट जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। आप सभी को पता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये सेम उसी प्रकार की चीज है कि जो भी एक्शन होगा उसके बराबर और उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी। ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, फेमस न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्विमिंग इन वाटर इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपने बताना है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार जल में तैरना संभव है। देखिए, जब हम पानी के अंदर तैरते हैं, जब पानी के अंदर तैरते हैं तो हम करते क्या है, जो यहां वाला पानी है उसको पीछे हटाते हैं, ठीक है, पीछे हटाते हैं, और इस पानी को पीछे हटा के हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। पानी को हम हटाते हैं पीछे और हम चले जाते हैं आगे, ठीक है। हम पानी को पीछे हटा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हम एक्शन कर रहे हैं, ये हमारा एक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम एक्शन कर रहे हैं, हम पानी को पीछे की तरफ हटा रहे हैं, और ये रिएक्शन है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा बताया गया है न्यूटन के थर्ड रूल में, या थर्ड लॉ बोल सकते हो आप, रूल नहीं लॉ बोलेंगे हम यहाँ पे, थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है,
यह कथन है आपके फेमस प्यारे न्यूटन का। न्यूटन ने कहा था कि मान लीजिए अगर एक स्टेडियम में बॉल रखी है, ठीक है, क्रिकेट के मैच देख लेते हैं, उसमें क्रिकेट की अगर एक बॉल रखी है, यह तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी तब तक इस पे कोई शॉट नहीं लगाएगा, ठीक है, तब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक ये अपनी अवस्था से नहीं हिलेगी, ठीक है। तो ये बताया गया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपसे पूछा गया है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। देखिए, जो न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लेते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई बॉल मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में वो है, या वो मोशन में है या वो रेस्ट में है, वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगे। बाहरी बल जब तक उसके ऊपर नहीं लगेगा तब तक वो उसी पोजीशन पे रहेगा, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगे, ठीक है। तो ये नियम हमें बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन लैंड्स ऑन द मून, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। ऑप्शन आपके, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी है भार में परिवर्तन होता है, या ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो हमें पता है कि जो अर्थ के कंपैरिजन, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, तो जो मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की क्या है 1/6 है, ठीक है। और जो हमारा वेट होता है, जो भार होता है, जो भार होता है वो होता है इक्वल टू mg के। m यहां पर होता है मास और g यहां पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जब हम मून पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय 6, क्योंकि g की वैल्यू मून पर क्या हो जाएगी, मून पर 1/6 हो जाएगी, मतलब जितना भी वैल्यू अर्थ पे है उसके 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो क्या है, वो अनचेंज रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन उसका भार घट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ऑप्शन सी में भी दे रखा है कि वेट चेंज होगा, भार में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा बिल्कुल, लेकिन अगर हम क्लियर देखें, ऑप्शंस में क्लियर हम देखें तो ऑप्शन बी में हमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि जो उसका वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो क्वांटिटी है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। जो भार है उसका घट जाएगा और जो पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ जी, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर वही बना रहता है, या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। देखिए जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं, अर्थ पे हमें पता है अर्थ पे 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और यहाँ पर कहीं इक्वेटर होता है, ठीक है, यहाँ बीच में इक्वेटर है। जब हम इक्वेटर से, इस इक्वेटर से यहाँ ध्रुवों की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो जो जी की वैल्यू है वो क्या है, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन पर क्या है, इस लाइन पर जो पृथ्वी का क्या है वो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर और पोल्स के ऊपर क्या है, पोल्स के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम एट पोल होती है। ठीक है, तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगा सकता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो जी की वैल्यू है वो क्या है, वो 1/6 है किसकी, जो अर्थ पे है। ठीक है, जो चंद्रमा पर जी की वैल्यू है वो 1/6 है किस पर, मून पर। तो इसलिए क्या है, इसलिए वहां पर जो मून अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अर्थ। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर छलांग लगाएगा और उसके कंपैरिजन में पृथ्वी पर छलांग लगाएगा तो जो उसकी छलांग है वो चंद्रमा के ऊपर ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड जो फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ मून, वो कम होगा एज कंपेयर टू अर्थ। तो हम बोल सकते हैं चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब हम किसी भी इंक्लाइन पे चढ़ते हैं, मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, जब हम यहां से चढ़ेंगे, इसके ऊपर चढ़ेंगे तो जो झुकाव है वो हमारा आगे की तरफ हो जाता है, ऐसे आगे की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। ठीक है, ऐसे आगे की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, क्यों, ताकि जो हमारी पोजीशन है वहां मेंटेन रहे, हमारी पोजीशन वहां मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, और बैलेंस किसका बनता है, बैलेंस बनता है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मान लेते हैं यहां सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो यहां से हमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा ऐसे आगे से। ठीक है, ताकि ये क्या है, ये बैलेंस बने यहां पर और हम आसानी से चढ़ पाए। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तब हम आगे झुक कर चढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, पानी की पाइप फट जाती है। ऑप्शन आपके, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ये ऑप्शन सी है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। देखिए जो पानी है, जो हमारा वाटर है, ठीक है, जब वो बर्फ के रूप में जम जाता है तब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या है, जो पाइप है वो पाइप फट जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जाड़े की रातों में ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है वो फट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल हमें बताना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर पानी है और ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा है, ऊपर यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है,
तो जो बर्फ का टुकड़ा है, जो आइस है, आइस की जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो क्या है, वो कम होती है, वो लो होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, इसलिए तो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो डूब जाएगा। अगर बर्फ का घनत्व पानी से कम है, इसलिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैर रही होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद देखिए, कुछ टाइम बाद क्या है, ये बर्फ यहां से पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी और एक कंप्लीट पानी बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है जब ये कंप्लीट पिघल जाएगी तब जो ये पानी का लेवल है, जो ये पानी का लेवल है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप यहां पर देख रहे होगे कि आधी बर्फ डूबी हुई है, यहां तक बर्फ डूबी हुई है और ऊपर वाला पार्ट तैर रहा है, नीचे वाला पानी के अंदर है। तो जो पार्ट पानी के अंदर है, इस पार्ट ने कुछ पानी को डिस्प्लेस कर दिया होगा, कुछ पानी को मतलब यहां से हटाकर ऊपर कर दिया होगा। ठीक है, तब जैसे ही ये बर्फ पिघलती रहेगी, जो ये लेवल है, जो ये हटा हुआ पानी है, ये इस लेवल में आता रहेगा, और जितना लेवल बर्फ के तैरने पर था उतना ही लेवल बर्फ के पिघलने पर रहेगा। ठीक है, तो जो पानी का लेवल है वो बर्फ के तैरने और बर्फ के पूरे पिघल जाने पर क्या है, बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बीकर में पानी का जो तल है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट पहले नदी में हो और वो अगर समुद्र में आ जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है आपके, जहाज का स्तर पहले जितना होगा, या ऑप्शन बी है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, या ऑप्शन सी है जहाज थोड़ा नीचे जाएगा, या ऑप्शन डी है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। देखिए जो रिवर है, जो रिवर का वाटर है, ठीक है, रिवर वाटर है और ओशियन वाटर है, उसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि रिवर वाटर और ओशन वाटर में फ़र्क क्या है। देखिए जो ओशन वाटर है इसके अंदर जो पदार्थ घुले हुए हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये ओशन वाटर नमकीन पानी होता है, इसमें ज़्यादा नमक घुला होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। ठीक है, तो जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो क्या है, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सारा खेल क्या है, यहाँ पर सारा खेल क्या है, डेंसिटी का होगा। तो जो ओशन वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। ठीक है, तो जहाज का जो डेंसिटी है वो तो रिवर में भी सेम है और ओशन में भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी कम थी। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो ओशन वाटर में आएगा तो एज कंपेयर टू ओशन वाटर टू रिवर वाटर, तो जो ओशन वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण तो वो क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जितना लेवल उसका डूबा हुआ नदी में होगा उससे कम डूबेगा वो किसमें, समुद्र में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब एक नदी में जहाज चलता है और वो समुद्र में आ जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जब वो समुद्र में आ जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा एज कंपेयर टू जब वो नदी में चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ क्या है, पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है, कोई भी चीज अगर किसी लिक्विड में तैर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, अगर कोई भी चीज किसी लिक्विड में डूब रही है, अगर वो डूब रही है तो उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है।
तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो बर्फ़ है वो पानी से तो हल्की है, ठीक है, और अल्कोहल से भारी है। तो जो डेंसिटी है वाटर की, ठीक है, और आइस की, तो यहाँ पर जो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की, ठीक है, और आइस की डेंसिटी कम है, इसलिए जो आइस है वो वाटर के ऊपर तैरती है। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल में, तो आइस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो इसलिए अल्कोहल के अंदर आइस डूब जाती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सारे लगभग डेंसिटी से रिलेटेड है। तो अगर कोई भी चीज किसी लिक्विड में डूब रही है तो इसका मतलब क्या है, उस चीज की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। अगर वो तैर रही है तो उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है। तो जो स्टील है, स्टील की डेंसिटी पारे से ज्यादा कम होती है, स्टील की डेंसिटी पारे से कम होती है, इसलिए जो गोली है वो पारे के ऊपर तैरती है। तब हम बोल सकते हैं कि जो पारे का घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए स्टील की गोली पारे के ऊपर तैरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। यहां मैंने ग्राफ पे भी बता रखा है इसको अच्छे से समझने के लिए कि जो पानी की डेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होती है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जब 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जाएगी, जब 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जाएगा पानी का टेम्परेचर, तो जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ेगी। डेंसिटी क्या, देखिए बढ़ रही है, यहां तक डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और एक पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम हो जाती है। और मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, 39.2 फारेनहाइट पे, ठीक है, 39.2 फारेनहाइट पे। और कितनी है डेंसिटी, डेंसिटी है 1, आप बोल सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 4 डिग्री तक तो क्या है, 4 डिग्री तक जो पानी की डेंसिटी है वो बढ़ती है, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये डेंसिटी फिर कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज एज इट चेंजेस। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए जब किसी भी चीज की क्वांटिटी चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और उसका भार भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जो एक चीज है वो कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है, वो है आपकी डेंसिटी। जब भी वस्तु की मात्रा बदलेगी तो उसकी डेंसिटी क्या है, वो वही रहेगी जो पहले थी। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पानी है, ठीक है, बर्तन के अंदर पानी है, पानी का लेवल इतना है, ठीक है। और अगर इसके अंदर और पानी डाल दिया जाए और लेवल बढ़ा दिया जाए तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो वॉल्यूम तो क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है पहले इतनी थी अब इतनी है, तो मास भी क्या है, वो भी बढ़ गया। अगर मास बढ़ा है तो वेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू है, वो इस लेवल पर भी इतनी ही थी और इस लेवल पर भी वही सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं
कि किसी भी चीज़ की मात्रा बदलने से उसका जो घनत्व है वो एक समान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिंग टू पीसीज ऑफ आइस टुगेदर बट द पीसेस स्टिक टुगेदर बिकॉज, जब हम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन आपके, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, या ऑप्शन बी है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या ऑप्शन सी है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। देखिए, जब भी बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में हम फोर्स लगाएंगे, आपस में दबाएंगे, तो जो यहां का जो प्रेशर है वो क्या है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो घट जाता है और टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ड्यू टू प्रेशर वो क्या है, वो लो हो जाता है, हैपन टू लो। ठीक है, जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक कम्स आउट ऑफ ए फाउंटेन पेन इन एन एरोप्लेन बिकॉज, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती है? ऑप्शन है एयर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मान लेते हैं कि पेन है, ये इस शेप में पेन है, ठीक है, ये पेन है और इंक यहां तक भरी हुई है। जब अर्थ के ऊपर है तो यहां से क्या है, यहां से एक प्रेशर लग रहा होता है, यहां से एक प्रेशर लग रहा होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो। ठीक है, जो यहां पर प्रेशर लग रहा है वो इस इंक को क्या है, यहां तक इस लेवल पर मेंटेन रखता है, इससे ऊपर नहीं उठने देता, ऊपर नहीं उठने देता। ठीक है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं, हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो जो ये प्रेशर यहां पर लग रहा था, जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा था उसमें कमी आ जाती है, और इस प्रेशर में कमी आ जाने से जो ये इंक है ये ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है और जो पेन है उसकी स्याही बाहर निकल जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सडन चेंज इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर द डिक्लाइन इज ए साइन दैट द वेदर, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में क्या होगा, स्थिर या शांत होगा, या ऑप्शन बी है वर्षा युक्त होगा, या ऑप्शन सी है ठंडा होगा, या ऑप्शन डी है तूफानी होगा। देखिए, जब बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो एकदम से गिर जाती है तो ये साइन होता है कि जल्दी ही तूफान आने वाला है। तो जब भी आप देखें बैरोमीटर में एकदम रीडिंग डाउन जा रही है तब आप समझ जाइएगा कि क्या तूफान आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए शाम को 8 बजे, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। जो पीपीटी के कलर से रिलेटेड जो बात है वो नेक्स्ट क्लासेस में चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, आपने ये सजेशन दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। हम आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस में इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि जो कलर की जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से रखा जाए कि उसमें आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।